ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द स्मॉल टॉपिक। द टॉपिक नेम इज़ स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी भी पर्सन का अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, राइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस किस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से निकालने के लिए इनकम टैक्स ने प्रोविज़न बनाया है, राइट। तो बहुत से बेसिक प्रोविज़न सिंपल से यही कहता है कि कोई भी एसएससी किसी पर्सन को अगर आप एसएससी बनाना चाहते हैं, मतलब इनकम टैक्स में कवर करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो यहाँ का रेजिडेंशियल रेजिडेंट प्रूव हो चुका है, राइट। तभी आप उस पर इनकम टैक्स लेवी कर सकते हैं, तभी आप उससे इनकम पे टैक्स मांग सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कितने टाइप के स्टेटस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टेटस, राइट। तो वी हैव 4 टाइप स्टेटस, दैट इज़ अगर हम किसी एसएससी का स्टेटस निकालते हैं तो इधर इट कुड बी अ रेजिडेंट, सेकंड इट कुड बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड वन इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड वन इज़ नॉन रेजिडेंट। तो इसका मतलब सिंपल हुआ, अगर किसी इंडिविजुअल का अगर मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो इट कुड बी रेजिडेंट पर्सन, इट कुड बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, इट कुड बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। जिसे इसमें फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो अगर कोई पर्सन इंडिया में ही रहा है, यहीं का बॉर्न है, उसकी फैमिली भी यहीं पे ही रही है, तो नॉर्मली उसको हम मानते हैं वो रेजिडेंट भी है, प्लस साथ साथ क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी यही है। लेकिन अगर वो यहाँ रहा है, कभी यहाँ आता जाता है, कभी कभार उसको इंडिया से बाहर भी जाना होता है, तो नॉर्मली वो रेजिडेंट तो प्रूव हो जाता है क्योंकि कंडीशन को लग जाती है, बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन पाता, राइट। अब सिंपल सी बात है, जो रेजिडेंट है उसको हम फर्दर चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी है। अगर वो रेजिडेंट तो प्रूव हो गया बट ऑर्डिनरी प्रूव नहीं हो पा रहा, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और थर्ड वो रेजिडेंट होते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट प्रूव नहीं हो पाते, तो उसको हम एनआर बोलते हैं, दैट इज नॉन रेजिडेंट, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को आप चेक करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल को, कि वेदर ही और शी इज़ प्रूवन रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी इंडियन और नॉट, तो उस पर हम कंडीशन 2 लगाते हैं। कंडीशन क्या है, पहला हम ये चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैंने वीडियो में 15-16 लिया हुआ है, मेरे पास पुराने नोट्स है, मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपका प्रीवियस ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट ईयर आपका 1920 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 1819, राइट, 1819। तो 1819 में हम ये चेक करेंगे क्या वो एसएससी, क्या वो इंडिविजुअल इंडिया में मोर देन 182 इंडिया में रहा, मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा। अगर वो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। या अगर उस पर एक कंडीशन नहीं लगती तो हम एक और कंडीशन चेक कर लेंगे, और वो कंडीशन हमारे पास क्या है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, मतलब अगर वो 182 डेज इंडिया में नहीं रह पाया तो कम से कम वो क्या, वो 60 दिन रहा, और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में क्या वो 365 इंडिया में रहा। अगर ये दोनों लग जाती हैं 60 प्लस 365 डेज वाली, तो भी उसको हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो भी उसको हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, 182 डेज इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में, आपके जो भी प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम टैक्स में, जिस साल आपने इनकम अर्न करी है, जिस साल की इनकम कंप्यूट करी जा रही है, राइट। तो उस साल अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे तो आपको क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। अगर 182 डेज से कम रहे तो हम फर्दर क्या चेक कर लेंगे, कम से कम आप 60 दिन इंडिया में रहे हो, और प्रोसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में, 4 प्रीवियस ईयर में आप 365 डेज इंडिया में रहे हो, तो भी आपको क्या माना जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो जाता है तो उसको हम फर्दर कंडीशन चेक करते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या वो कंडीशन लगती है, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब कैसे किसी पर्सन को हम ये बोलेंगे कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उस पर हम 2 कंडीशन चेक करेंगे, और यहाँ पे 2 में से एंड, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। जो प्रीवियस हमने देखा था वहाँ पे कोई एक कंडीशन लग जाए, राइट। यहाँ पे मैंने बताया ईदर दिस कंडीशन अप्लाई और दिस वन, ये या ये कोई भी लग सकती है, यानी यहाँ पे और है, यहाँ पे चॉइस है। लेकिन अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो यहाँ पे क्या है, दिस प्लस दिस, बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाई। तो क्या कंडीशन है देखते हैं। पहला, रेजिडेंट ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज नॉट प्रोसीडिंग, इट्स प्रोसीडिंग। तो मैं इसको समझाता हूँ। अब आपका अगर पिछला बही खाता खोला जाए तो आप पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल रेजिडेंट प्रूव हो चुके हैं,
मतलब किसी 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में पिछले आप 2 साल 182 डेज या 60 डेज प्लस 365 डेज की कंडीशन में आ चुके हैं, और पिछले 7 सालों में अगर आपके डेज गिने जाएं तो आप 730 डेज इंडिया में रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ लग जाती है तो आपको हम बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो हम आपको क्या मानेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी एक पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन देखी जाए तो पर्सन में इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, और कोई भी जुडिकल पर्सन जो कि सेटअप बाय दी प्लस एक्ट है, राइट। अब एचयूएफ का अगर स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ पे क्या लॉ कहता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहता है कि जब भी आप कभी एचयूएफ का स्टेटस डिटरमिन करते हैं तो वहाँ पे हम एक पर्सन की बात करते हैं जो फैमिली में होता है कर्ता। उस फैमिली के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो उस कर्ता पे हम कंडीशन चेक करते हैं, और क्या कंडीशन क्या चेक करते हैं, वो कर्ता किन्हीं 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, वो कर्ता किन्हीं 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल इंडिया में रेजिडेंट प्रूव हो जाए। यानी अगर मैं बात करूं जो इंडिविजुअल पे हम चेक कर रहे थे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी की, उसकी पहली कंडीशन अगर कर्ता पे लग जाए, या फिर वो कर्ता 730 डेज इंडिया में रहा हो प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उस एचयूएफ को क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी एचयूएफ को रेजिडेंट प्रूव होने के लिए हम किसको चेक करते हैं, कर्ता को। और कर्ता पे कौन सी कंडीशन लगाते हैं हम, पर्सन की, सॉरी इंडिविजुअल की कौन सी कंडीशन, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। अगर कर्ता पे कंडीशन लग जाती है सेम, तो उसको हम क्या मान लेंगे, पूरी एचयूएफ फैमिली को रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब कर्ता में एक कंडीशन लग गई तो फिर हम एचयूएफ का ये फर्दर नहीं चेक करते कि क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है। यानी एचयूएफ में सिर्फ हम क्या चेक करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटसशिप ओनली इन केस ऑफ अ रेजिडेंट, यानी इस पे हम फर्दर चेक नहीं करते, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास नया है, दैट इज एओपी बीओआई। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फर्म। तीनों के केस में मैंने शॉर्ट नोट्स में बना के लिखा हुआ है कि आप ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। क्या, अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस एओपी बीओआई की बात कर रहे हैं, उसका सिंगल कंट्रोल, थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ की रेजिडेंट। दोबारा मैं बोलता हूँ, अगर एओपी बीओआई फर्म का सिंगल कंट्रोल, थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है बाय एनी मोड, तो हम उसको क्या मान लेंगे, उस एओपी बीओआई फर्म को रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज इफ होली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया देन इट विल बी एनआर, अदरवाइज इट्स रेजिडेंट इन ऑल केसेस। मतलब अगर पूरा कंट्रोल इन ऑल केसेस बाहर से गवर्न है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा भी कंट्रोल परसेंटेज इंडिया से है तो दैट वुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट एओपी बीओआई फर्म वुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब हम थर्ड देखते हैं, हमारे पास कंपनी को चेक करने के लिए क्या है, देखिए इस कंपनी के लिए सिंपल है। कंपनी के लिए कहा गया है, कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, इफ़ इट इज़ अ इंडियन कंपनी दैट इट ऑलरेडी बी रेजिडेंट, इसके लिए कोई चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके लिए कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसको हम क्या चेक करेंगे, सेम इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। यानी अगर कोई बाहरी कंपनी है, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है थोड़ा सा भी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट, और उस पर हम प्रोविजन इनकम टैक्स का लगाएंगे। तो दिस इज समहाउ हाउ टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस of a person. So we have discussed company, we have discussed AOP, BOI firm, individual and HUF. अब हम लोग एक टेबल देखते हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी पर्सन का इनकम जो ड्यू अक्रू अराइज होती है तो उसको हम कैसे टैक्स करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कौन सी इनकम किस पर्सन की कब कब टैक्सेबल होगी। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप मोस्टली एग्जाम में देखेंगे, तो हमें ये टेबल पता होनी चाहिए कि किस टाइप की इनकम किस किस प्रकार के रेजिडेंट को कवर की गई है। तो देखते हैं इस टेबल को। सबसे पहला हमारे पास है दिस वन, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर। स्पेलिंग ठीक कर लेना आप, डीम्ड दैट इज DIIMED, डीम्ड। अगर इनकम आपकी कैसी हुई है, रिसीव्ड ही इंडिया में हुई है,
या एल्सवेयर, तो उसको आप रेजिडेंट हैं तो भी टैक्स में काउंट होगा, नॉन रेजिडेंट हैं तो भी, और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी हैं तो भी आपकी इनकम में कंप्यूट होगा। दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। अगर इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव इंडिया है, चाहे भले वो अर्न आपको इंडिया से बाहर हुई हो, तो आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन हैं तो आपकी इनकम में इंक्लूड होगा और आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास है एन इनकम विच अक्रू अराइज और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। अब दूसरा प्रोविजन क्या है, अब यहाँ पे रिसीव नहीं है, यहाँ पे अक्रू और अराइज वर्ड लिखा हुआ, अक्रू और अराइज मतलब अगर आपकी इनकम अक्रू इंडिया से अक्रू अराइज हुई है तो भी आपको तीनों केस में वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगी। तीसरा हमारे पास है इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, इनकम अक्रू और रिसीव दोनों इंडिया से बाहर से हुई है, लेकिन जिस इनकम से हुई है, जिस सोर्स से हुई है वो बिजनेस है, और बिजनेस कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से। तो अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो देना है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी तो देना है, लेकिन एनआर के केस में आपको नहीं देना, इस केस में इनकम नहीं कंप्यूट होगी आपकी उसमें, राइट। उसके बाद हमारे पास है इनकम विच अक्रू और अराइज, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मतलब बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम अक्रूआइज इंडिया से बाहर से हुई तो हम सिर्फ किससे टैक्स लेंगे, जो यहाँ का मूलतः नागरिक है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बाकी इन दोनों से हम उनकी इनकम पे कंप्यूटेशन नहीं कराएंगे, राइट। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, income which accrue and arise outside India and receive outside India during the previous year, this is not proceed, this is preceding previous year and remitted to India during the previous year। स्पेलिंग मिस्टेक आप ठीक कर लेंगे, मैं इसको समझा रहा हूँ। क्या है, आपकी कोई इनकम जो आपको प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर की कभी भी इनकम मिली थी जिसको आपने इंडिया में रेमिट किया है इन प्रीवियस ईयर, तो रेमिटेंस ऑफ इनकम है वो पास्ट ईयर इनकम है, वो ऑलरेडी टैक्स इनकम होगी, किसी भी केस में आपको इनकम में कंप्यूट ये नहीं करना, राइट। दीज आर द सम ऑफ द प्रोविजन, ये हमें हेल्प करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इनकम कंप्यूटेशन का इन 3 केसेस, रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट, राइट। ओके, तो बस इतना ही था इस रेजिडेंशियल स्टेटस में कि दिस इज वॉज द क्विक रिवीजन ऑफ हाउ टू कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ फर्म, ऑफ AOPBY, of a company, and income computation, right? Hope you like the video. Please share with your friends. Thank you so much.